तब भैया आ गए हम बच्चे किसान वाणी। हम पर छोटा बात आज बताइए भैया अपना कहें। प्रेम पूर्वक किए गए कर्म भगवान तक पहुंच जाते। तब भैया सेवा सबे का करी, मगर आशा कौनों से न करी। काहे से सेवा का सही मूल्य भगवान दे सकत है, इंसान ने। यह मेरे के सोच रखी और खुश रहे। अपना से थोड़ी हस बात करब। अगर हम बच्चे पशुअन का पाले हैं तो उनकर देखभाल करब बड़ा जरूरी है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम ही बचन गाहे बिनौला खवामे के चाहिए। और भैया एक बात और कहा, हमरे पशुधन का भी जो हमार गाय भैंसी और बकरियां हैं उन्हों बचन काहे भी अपने गुरुआ रकरन काहे हम ही पौष्टिक भोजन दें का चाहिए, ताकि वही दूध मात्रा तो अधिक देवे करे। उनके लाने यह सावधानी बरतने के चाहिए और उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े के चाहिए। तो यह मेरे से अगर हम बच्चे अपन पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखब तो वही स्वस्थ रही हैं। और भैया एक बात और कहब कि उनकर साफ सफाई के भी बराबर ध्यान रखें के चाहिए। उनकर जौन सार आए वही बढ़िया साफ सुथरा रखें, मूत्र हटा दें, उनकर गोबर हटा दें, ताकि वही साफ स्वच्छ रहें। और उसके बाद उन्हें खाए पिए में ही ज्यादा उनका ध्यान रखा जाए और उन्हें हमेशा छायादार जगह में बांधे के चाहिए। ये छोटा सा बात जरूर ध्यान रखी। और अब बारी आगे गान तान के चला सुनवावा जाए अपना कहीं एक बढ़िया हंस की गान तान। इंसान है इंसानियत का फन लुटाएंगे, इंसान है इंसानियत का फन
भैया सुने न अपना बच्चे यह बढ़िया हंस गान। और अब चला जाए जानकारी की ओर। श्रोताओं, हम सब की ये कोशिश है कि हर कोई एक पेड़ अवश्य लगाए, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा भरा वातावरण दे सके। इसी विषय पर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक योगेश राजपूत जी को, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम प्लांटेशन करें, क्या लाभ हो सकते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं योगेश राजपूत जी का। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राजपूत, वैज्ञानिक कृषि वानिकी। योगेश राजपूत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो काफी प्रदूषित हो चुका है। इससे इस स्थिति में सुधार लाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्या है कि जैसे कुछ रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। मान के चलिए जमीन अपनी लिमिटेड है, उसका कैसे अपने को उपयोग करना है। अब जमीन अपने को खेती के लिए भी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए और अपने को वृक्षारोपण भी करना है। तो उसको इस हिसाब से अपने को विकसित करना है कि खेत की मेड़ें हैं तो किसान भाई खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण करें, जिससे क्या होगा कि एक तो प्रकृति हरी भरी होगी, दूसरा किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी उसी से। और किसानों का जो एक जंगल पर आश्रित रह रहे थे लकड़ी के लिए और उसके लिए, तो वो अपने वहां से निकाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि कम से कम वनों की कटाई होगी और उनको एक आय का साधन भी मिल जाएगा। कि यदि हम प्लांटेशन करें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो हम काष्ठीय वर्ग के पौधे लगाएंगे, हमारा वातावरण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही हमें अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि जो कृषि वानिकी है, प्लांटेशन का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? सबसे उपयुक्त जो समय होता है, अपन बोलते हैं उसको ऑनसेट ऑफ मानसून। तो बारिश से पहले का जो समय रहता है वो सबसे उपयुक्त रहता है। उसमें क्या है, उसकी तैयारी अपने को करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग में अपन गड्ढे खोद के रख लें, तो जिससे क्या होगा, उन गड्ढों को अपन 10 से 15 दिन खुले छोड़ दें। तो उसमें जो छोटे सूक्ष्म कीट रहते हैं तो वो सनलाइट की वजह से वो मर जाते हैं, सोलराइजेशन हो जाता है। उसके बाद में उसको 10-15 दिन के बाद में उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें और जैसे ही पहली बारिश आती है तो उस गड्ढे में अपन वृक्ष को रोपित कर दें। ये सबसे उपयुक्त समय रहता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि वन महोत्सव एक कार्यक्रम चलाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। उसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि उस समय पे अपने यहाँ मानसून आ जाता है और अतिरिक्त अपने को पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए जो ये वाला समय रहता है ऑनसेट ऑफ मानसून, ये वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। ये अभी जो है सबसे उपयुक्त समय है कि जो किसान भाई या हमारे सुनने वाले श्रोता जो प्लांटेशन के लिए इच्छुक हों और जो अपना कर्तव्य समझते हो कि हमें आने वाले पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण देना है, तो वो तैयारी में जुट जाएं और गड्ढा कर ले पौधे लगाने के लिए। जब गड्ढा करके हम छोड़ रहे हैं, उसमें किस किस खाद का प्रयोग करें? सबसे अच्छी जो खाद रहती है किसानों के पास उपलब्ध रहती है, गोबर खाद सबसे बढ़िया उपयुक्त रहती है। पानी भी अच्छे से सोखती है और पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए भी सबसे उपयुक्त खाद मानी जाती है गोबर खाद। जैसे हम देखते हैं कि प्लांटेशन किए हैं, पौधा लगाए हैं, तो उसमें कुछ कीट व्याधि का भी कोप दिखाई देता है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही अपन गड्ढे खोदते हैं, उन गड्ढों को अपन 10 से 15 दिन खुली धूप में छोड़ दें। उसके बाद में उसमें अगर अपने को जैविक पे जाना है तो अपन उसमें नीम खली आती है जी। एक गड्ढे में कम से कम 1 से 2 किलो नीम की खली उसमें अपन डाल दें, तो जिससे जो भी कीड़े होंगे, जो भी फंगस और कीट रहते हैं, वो सभी उससे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन खाद डाल के नहीं फिर वृक्षारोपण करें, कंपोस्ट खाद डालेंगे जी। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे ये शहडोल संभाग में उमरिया, अनूपपुर और शहडोल डिस्ट्रिक्ट आता है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त जो है पौधा कौन सा हो सकता है? जैसे किसानों की आय की दृष्टि से देखें तो फलदार पौधे भी हो सकते हैं और काष्ठीय पौधे भी हो सकते हैं जी। तो कौन से पौधे ऐसे हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा सर्वाइव करेगा? आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। अगर किसानों का इंटरेस्ट इमारती लकड़ी प्राप्त करना है तो वो सागौन के वृक्ष लगाएं, खमेर के वृक्ष लगाएं। ये बहुत अच्छी से तेजी से बढ़ते भी हैं और कम समय में 10 से 15 साल में आराम से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं और इनकी रेट भी मार्केट में काफी हाई रहती है। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग भी चल रही है। आपके पास में अगर टिम्बर उपलब्ध हैं तो आप इसको ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं आराम से कंपनियों से अनुबंध करके बेच भी सकते हैं। अगर आपका फलदार वृक्ष लगाने का उद्देश्य है तो आप अपने यहाँ पे गुआवा लगा सकते हैं, मैंगो अपन लगा सकते हैं, अनार अपन लगा सकते हैं, यहाँ पे लीची अपने यहाँ पे हो जाती है, लीची भी अपन लगा सकते हैं। तो ये सारे फलदार वृक्ष, जैसे आंवला हो गया, आंवला की एक चकिया वैरायटी आती है, बहुत अच्छी आती है। गुआवा की है लखनऊ 49,
गुआवा की लखनऊ 49 वैरायटी लगाएं, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और मार्केट में रेट भी अच्छी मिलती है। आम में अपन लगाएं, बादामी आम लगाएं, लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, ये बहुत सारी अच्छी वैरायटी आम की हैं जो मार्केट में बहुत अच्छी रेट प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल जो वैरायटी आ रही हैं तो वो 3 से 4 साल में फल भी देने लग जाती हैं। नींबू अपन लगा सकते हैं। अपना उद्देश्य ये है कि किसान जो है वो आत्मनिर्भर स्वयं रहे। अपने जो सबके यहाँ पे बाड़ी रहती है, बाड़ी का एक सिस्टम बहुत अच्छा है ये शहडोल संभाग में कि सभी के घरों के पीछे बाड़ी रहती है, तो उस बाड़ी में नींबू के 2 पौधे लगा लें, 2 पौधे आम के लगा लें, 2 पपीता के लगा लें, 2 मुनगा के पौधे लगा लें। तो जिससे क्या है आत्मनिर्भर रहेंगे और जो किसानों का पैसा है वो बाजार में ना जाके नहीं, उनके पास सुरक्षित रहेगा और वो उसका दूसरी चीज में उपयोग कर सकते हैं। और उनके गार्डन में जब इतने सारे फ्रूट्स होंगे तो वो यूज जरूर करेंगे, खुद भी खाएंगे और बेचेंगे भी, इससे उनका पोषण स्तर भी सुधरेगा। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि आपने जितने पौधे के नाम बताए हैं तो उसमें एक होती है कि अच्छे पौधे का चयन, जो कि उसका फल अच्छा हो, जल्दी से बढ़े, तो ये पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और कैसे वो ला सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है प्लांटिंग मटेरियल के लिए। तो कोई भी प्लांट अपने को खरीदना है तो एक शासन की नर्सरियां होती हैं उद्यान की विभाग की, हम वहीं से खरीदें। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना खरीद लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत धोखा होता है किसानों के साथ में। वो वैरायटी वाला आम बता देंगे, वैरायटी वाला अमरूद बता देंगे और वो बाद में पता चलता है कि उसमें फल नहीं आ रहा है और दूसरी समस्याएं आने लग जाती हैं। इसीलिए प्लांटिंग मटेरियल हम जहां से भी लें वो अच्छी जगह से लें और कोशिश करें कि शासन की नर्सरी से ही प्लांटिंग मटेरियल लिया जाए। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि शहडोल संभाग में कहाँ कहाँ कृषि वानिकी के केंद्र है जहाँ से वो पौधे प्राप्त कर सकते हैं? अनूपपुर में उद्यानिकी विभाग का जो केंद्र है वो अपने कलेक्ट्रेट में है, वहां से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अमरकंटक में इसकी नर्सरी है, वहां से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। शहडोल के भी उद्यानिकी विभाग से अपन पौधे प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि यदि हमें अच्छे पौधे चाहिए तो विश्वसनीय जगह से खरीदें, तो इसकी तैयारी में लग जाएं और निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रख पौधे जरूर लगाएंगे। अब हम जानना चाहेंगे नगर वानिकी के बारे में। नगर वानिकी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले चलता था, एक विलेज फॉरेस्ट कमेटी होती थी, BFC जिसको बोलते हैं, उसमें गांव की सहभागिता रहती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में। तो वो गांव वाले उसकी देखभाल करते थे, सारी चीजें करते थे, उसको उनसे कुछ पैसा भी मिलता था वानिकी विभाग से। ऐसे ही नगर वानिकी है। नगर वानिकी का उद्देश्य है कि नगर में अपने को वृक्षों की संख्या बढ़ानी है। तो जैसे आपने देखा है मंदिर हैं, मंदिरों में बहुत सारी प्रांगण रहता है, उसमें अपन पेड़ लगाएं। उसके बाद में आपके स्कूल हैं, स्कूल में अपन प्लांटेशन करें। बच्चों में ऐसी आदत डालें कि जैसे जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां गार्जियन जाएं, जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगाएं। तो ये आदत डालें और वो बच्चा जब तक उस स्कूल में पढ़ेगा उसमें ऐसी संवेदनाएं व्यक्त करें कि वो उसकी रक्षा करेगा। 4 साल 5 साल एक स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऐसे ही जो जगह क्या है कि अपना जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%, वो ऐसे ही संभव है। जो पॉलिसी अपनी आई थी 1952 में कि 33% फॉरेस्ट कवर अपने को करना है, बनाना है, लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। अभी भी आज हम लोग पीछे हैं उसमें, 24 से 25% हम लोग फॉरेस्ट कवर कर पाए। तो ये तभी संभव है जब हर स्कूल में, हर मंदिर में, हर रोड के किनारे हम लोग पौधे रोपित करें, घरों के पास वृक्षारोपण करें जी। जैसे बायोडायवर्सिटी की बात करें अपन, जैव विविधता की, तो जैव विविधता का एक ऐसा सिस्टम है ये प्रकृति का कि प्रकृति उसको खुद संतुलित बनाती है। क्योंकि एक दूसरे प्रकृति में एक जो जानवर है वो दूसरे पे निर्भर रहता है भोजन के लिए, शेल्टर के लिए। तो वो कारण ये रहा है कि अपने पौधे खत्म हुए, वृक्ष खत्म हुए, चिड़ियाएं खत्म हुई, और वो तो क्या होता है जो फूड चेन जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला, वो बैलेंस नहीं रह पाई। इसीलिए बायोडायवर्सिटी जो है, जैव विविधता, वो बहुत जरूरी है। तो जैव विविधता को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि नगर वानिकी में, जैसा आपने कहा कि स्कूल में, सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाएं, ऐसे व्यक्ति जो अपने घर के गार्डन में लगाना चाहें उसके लिए क्या दिशा निर्देश देंगे? अभी जैसे हम लोग देखते हैं, बर्तन साफ करने के लिए अपने को पानी चाहिए रहता है जी, उसके बाद में नहाने के लिए अपने को पानी चाहिए रहता है। तो जो बाड़ी वाला सिस्टम है, आपका जो पानी है वो पूरा बाड़ी में ही जाता है, उसको बस अपने को मैनेज करना है। आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका नहाने का ये है, धोने का पानी है, वो सीधा वृक्षों में जाएगा। तो आप बाड़ी में ऐसा सिस्टम बनाएं, अच्छी नाली बना के, नहीं उस पानी का ढाल उस तरफ दें, तो आप बढ़िया अच्छे से उसको वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, अच्छे फूल भी लगा सकते हैं, सब्जी भी लगा सकते हैं। तो वो एक आपके लिए जल संरक्षण का भी कार्य हो जाएगा और दूसरा आपके वृक्षारोपण के लिए भी काम आएगा।
तो उसको इस प्रकार अपन मैनेज कर सकते हैं। जो किसान भाई या श्रोता पौधा लगाना चाह रहे हैं तो वो तो उनको पौधे मिल जाएंगे वहां से। पौधे लगाने के बाद की क्या स्थिति होती है, उसको क्या देखभाल करनी होती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। अभी देखिए, अभी तो बारिश का सीजन रहेगा तो पानी की उसमें विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ड्राई स्पेल आता है तो एक अपने को 1 सप्ताह में एक बार अपन पानी दे दें उसमें। लेकिन बारिश का सीजन रहता है, बारिश बहुत अच्छे से रहती है इस संभाग में, तो पानी की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, हर महीने में उसकी गुड़ाई करें अच्छे से। उसके बाद में पौधा देख लें, जैसे पहली साल का पौधा है तो अपन कम से कम 5 किलो गोबर खाद उसमें डालते रहें। अपन साल में 3 से 4 बार अपने को गोबर खाद डालना है। उसके बाद में आपका बारिश का सीजन खत्म होने के बाद में अपना सर्दी का सीजन आएगा। सर्दी के सीजन में कुछ इलाके ऐसे हैं संभाग में जहां पाले की समस्या रहती है, तो पाले की समस्या के लिए सबसे उपयुक्त है कि आप उसमें सिंचाई करें। और जो पौधे का गड्ढा आपने खोदा है उसका आकार भी अपने को देखना है। पौधे के गड्ढे का आकार कम से कम 1 बाई 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि अगर आपका गड्ढा सकरा है तो जो जड़ें होती हैं, जैसे ही आपका पाला पड़ता है, मिट्टी अंदर से गर्म रहती है, ऊपर से ठंडी हो जाती है, तो मिट्टी में संकुचन होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जड़ों पे दबाव पड़ता है, तो और पौधा क्या होता है आपका सूख जाता है। इसलिए गड्ढे की जो खुदाई है, वो गड्ढे की जो गहराई है वो पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जड़ें अच्छे से फैली रहेंगी। आप पानी देंगे, अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तो पाले की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। आपने देखा है कि बच्चे जिनमें अपन टीका लगाते हैं तो वो बच्चे सुरक्षित रहते हैं आगे की बीमारियों से, लेकिन बच्चे कमजोर जो रहते हैं उनमें ही बीमारियों की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों का रहता है। पेड़ पौधों को आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे प्रकार से उनको लगाएंगे, गड्ढे का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा टेक्निकली, तो आपके पौधे में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आपने देखा होगा ज्यादातर पौधे लगाते हैं लोग और सूख जाते हैं। उसका कारण यही रहता है कि वो टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं कर पाते हैं कि पौधे को किस प्रकार लगाना है। बुआई पूर्व यदि हम अच्छी तैयारी करें, 1 बाय 1 मीटर का गड्ढा खोदें, उसको 15 दिन धूप में सूखने दें और फिर उसमें कंपोस्ट खाद और नीम की खली डाल करके पौधे लगाएं, तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा और आगे चल करके वो हमें छाया, फल और अच्छा वातावरण भी देगा। हम और जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के बहुत सारी ऐसी भूमि है जो उपजाऊ नहीं है। ऐसी जमीन में यदि हम प्लांटेशन करें तो उस हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ मिलेगा और क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छी आपका प्रश्न है, क्योंकि यहाँ देखा है अनूपपुर जिले में ज्यादातर जमीनें बहुत लोगों के पास में बंजर पड़ी हुई हैं, जिसका वो खेती उस पर कर ही नहीं सकते वो लोग। तो ऐसी जमीन में जिससे उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उसमें आप लिप्टस लगाएं। लिप्टस के बारे में, यूकेलिप्टस के बारे में लोगों की गलत धारणा है कि वो पानी ये करता है। हाँ, वो जो देसी वाले थे वो पानी अब्जॉर्ब करते थे, लेकिन अभी जो यूकेलिप्टस आ रहे हैं उनकी जड़ें मुश्किल से जमीन में 1 फीट तक जाती हैं अंदर। उनकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं, टैप रूट उनमें कम रहती है, फाइब्रस रूट ज्यादा रहती हैं। तो एक यूकेलिप्टस बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है बंजर जमीन पे। उसके बाद में आप बांस उसमें लगा सकते हैं। बांस की बहुत ही मांग है, पूरे विश्व में बांस की बहुत ज्यादा मांग है, तो बांस बहुत आसानी से उस जमीन पे हो सकता है। उसके बाद में ऐसी जमीन पे आप कैस्टर भी लगा सकते हैं, जिसको अरंडी बोलते हैं, उसका भी बहुत उपयोग है और अच्छी रेट में बाजार में बिकती है। इसके बाद में अगर जमीन ऐसी है जहां पानी भराव की परेशानी नहीं है तो उसमें आप मुनगा भी लगा सकते हैं। मुनगा बहुत अच्छी रेट में बिकता भी है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, बाहर जाता है अपने जिले से, तो मुनगा उसमें लगा सकते हैं। तो जब भूमि उर्वरा शक्ति नहीं है, भूमि में वो थोड़ा सा कम उपजाऊ है, तो ऐसे में आपने इन सारे पौधों को लगाने की सलाह दी है, तो फिर क्या सावधानी रखनी चाहिए और कब लगाना चाहिए पौधों को? इसमें पौधा लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो बताया मैंने, ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून प्रारंभ होने से पहले ही पौधों की तैयारी अपन कर लें, गड्ढे खोद के नहीं, उस हिसाब से तैयारी करने के बाद में उसमें बढ़िया चेक डैम अपन बनाएं। बारिश के समय पे जो पानी आता है उसमें जो गड्ढा खोदा, लाइन बनाते हैं अपन, तो लाइन को अपन चेक करके नहीं, पानी को चेक करें, उसमें थोड़ा पानी उसमें भरना चाहिए, उसके बाद में दूसरे पौधे में पानी जाना चाहिए। तो चेक डैम उसमें बना के नहीं, नमी को संरक्षित किया जा सकता है। तो जो आपकी भूमि बेकार पड़ी थी वो पौधे लगाने के काम में आएगा। इससे आपका अतिरिक्त आय तो होगा ही और हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल होगा। तो हम मानते हैं कि हमारे किसान भाई आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात भैया, चला जाए मनोरंजन की दुनिया में।
धरती माता के आशा किसान भाई, करा तुम किसानी करा हो। धरती माता के आशा किसान भाई, करा तुम किसानी करा हो। कांधे मधरी के फरुहा कुदारी, कांधे मधरी के फरुहा कुदारी, साथ मदादू के महतारी, साथ मदादू के महतारी। अरे खेतन खेत बनावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। खेतन खेत का बनावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। खेतन खेत मां डारा खादा, खेतन खेत मां डारा खादा, जौन अन्न उपजावे ज्यादा, जौन अन्न उपजावे ज्यादा। अरे बिरही बाना बाबा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। बिरही बाना बाबा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। धरती माता के आशा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। समय से अपने काम का जाना, समय से अपने काम का जाना। हाय तब खेतनों मां उपजी दाना, तब खेतनों मां उपजी दाना। हर पहले पसीना बहावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। पहले पसीना बहावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। नए नए साधन बने सरकारी, नए नए साधन बने सरकारी। खाद बीज औजार भारी, खाद बीज औजार भारी। खेती के काम मालावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। खेती के काम मालावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। नींद से जागा, कहत तिवारी नींद से जागा। आलस का मन से अब त्यागा, आलस का मन से अब त्यागा। ना तुम समय ना गमावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। ना समय ना गमावा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। धरती आशा के, धरती माता के आशा किसान भाई, करा तुम किसानी कराओ। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है।
इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भैया चला जाए और चला चल अपना पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।